हेलो एवरीवन। मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि जब कभी भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो फाइल करते हैं आप अपने प्रीवियस ईयर का। जी हाँ दोस्तों, पहले इस चीज़ को बेसिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, यानी कि ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2024 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2025 तक। यानी कि इस ईयर में आप इनकम कमाओगे, इनकम अर्न करोगे, ठीक है। और जितना आपने इनकम कमाया उसके ऊपर का आप टैक्स दोगे नेक्स्ट ईयर में। यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये वाला, दैट इज़ योर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का हम टैक्स जब इस साल में हम देते हैं तो इसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26। क्यों असेसमेंट बोलते हैं? क्योंकि इस साल की जो भी हमारी इनकम हुई है उस इनकम का नेक्स्ट ईयर क्या होगा? असेसमेंट होगा। मतलब चेकिंग किया जाएगा कि भैया आपने कितना कमाया और उस कितने जो आपने कमाया है उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है अगर निकलेगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल ईयर एक अलग चीज़ है और उसका इमीडिएट जो नेक्स्ट ईयर होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप जो इनकम कमाए हो इस फाइनेंशियल ईयर में उसका टैक्स मतलब फाइनल आईटीआर कब फाइल करोगे? नेक्स्ट ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं वो क्या होता है कि मान लो ये मिस्टर ये मिस्टर ए हैं, ठीक है। मिस्टर ए की सैलरी इनकम है, ठीक है। तो ये मिस्टर ए क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जब अपना आईटीआर फाइल करने जाता है तो सिर्फ अपनी सैलरी इनकम बताता है। कौन सी? कि भाई मेरी इनकम हुई है सिर्फ सैलरी से, और ये बताकर ये अपना आईटीआर जो है वो फाइल कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसने कर दी गलती। क्यों गलती कर दी? क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, ये होता है आपकी टोटल इनकम के ऊपर, ठीक है। एंड टोटल इनकम मतलब आप इस इमेज से जरा समझिए, ठीक है। अब आपको बता दें, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें देखिए ये है मिस्टर एक्स या मिस्टर ए, चलो इसको अच्छा लिखिए, इसका नाम है मिस्टर सुमित, ठीक है। तो मिस्टर सुमित की डिफरेंट सोर्स से इनकम हो सकती है। मान लीजिए मिस्टर सुमित कहीं नौकरी करते हैं तो उनको सैलरी इनकम मिलती है, तो ये इनकम इनकी है। मिस्टर सुमित का एक घर है जिसको वो रेंट पे दे रखे हैं, तो इस घर से उनको रेंटल इनकम मिलती है, तो ये भी मिस्टर सुमित की ही इनकम हुई। इसके अलावा मिस्टर सुमित का अपना एक बिजनेस है जिससे इनको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट भी इनका इनकम हुआ। इसके अलावा मिस्टर सुमित जो है वो लैंड वगैरह को सेल किए या बिल्डिंग को सेल किए या फिर गोल्ड को सेल किए, तो उसको सेल करने पे उनको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी इनका इनकम है। एंड इसके अलावा अदर सोर्सेस लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये दिख नहीं रहा ना, रुको एक सेकेंड। अदर सोर्सेस लाइक मान लीजिए इनको लॉटरी लग गई, या फिर आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है आईपीएल के दौरान, जैसे आपका वो क्या होता है ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाओ, या ऐसा कुछ कुछ ऐप आता है ना जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन बैटिंग ऐप वगैरह, ठीक है। तो इससे अगर आपको इनकम हुआ तो वो इनकम, तो ये सारी, यानी कि देखा जाए तो भैया यहाँ पर जो मिस्टर सुमित है इनकी 5 सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, ठीक है। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे आपको ये इंश्योर करना है कि ये पांचों हेड ऑफ इनकम से आपका जितना भी इनकम हुआ है सबको आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो ये हमने देखा है, जो हमारे क्लाइंट्स वगैरह हैं जो हमारे पास आते हैं वो लोग यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी सैलरी इनकम जो कमाए हैं ना सिर्फ उसी को ही आईटीआर में शो करते हैं, और बाकी जो अदर 4 इनकम की जो सोर्स है उसको वो डिस्क्लोज ही नहीं करते और बिना डिस्क्लोज किए आईटीआर फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाता है, भैया आपका इनकम हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आपने सिर्फ सैलरी इनकम दिखाई जो कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए है सिर्फ 30 लाख रुपीज़ की,
तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया 70 लाख रुपए का आपका इनकम, ये इनकम आपने छुपा दी। तो इसके अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, ठीक है। एंड आपको बता दें इस साल से आपका जो असेसमेंट होगा वो करने वाला है एआई। जो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज से खबर मिली है वो कहता है कि इस साल अब आपका जो इनकम टैक्स का जो असेसमेंट होगा वो करेगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब कुछ चेक करेगा। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, गवर्नमेंट के पास आपका मान के चलिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका सारा डेटा है। गवर्नमेंट के पास आपका आधार है, गवर्नमेंट के पास आपका पैन भी है, और उसके पास आपका बैंक का एक्सेस भी है। हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट इन सब में देखेगी कि कितना पैसा आपके पास आया है और आप यहाँ पर कितना शो कर रहे हैं। सो प्लीज एंश्योर कि जब कभी भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप इन पांचों हेड ऑफ इनकम को कंसिडर करें, ठीक है। और उसके बाद ही आप ये देखें कि भैया आपका टोटल कितना इनकम हो रहा है और उसके ऊपर आपका कितना टैक्स बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए तो ये एंश्योर कीजिए कि ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक जनरल, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट जो हैं जो हमसे क्वेरी पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हमको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना। तो हमने क्या किया, जो मैक्सिमम जगह पे जो भी डेटा लगता है उसकी हमने एक शीट बनाई हुई है, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उस शीट की तरफ चलते हैं एंड वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये है हमारी लिस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। मैक्सिमम केसेस में इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न एक अच्छे तरीके से फाइल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ में एक रिमाइंडर दे दूं आपको कि ध्यान रखिएगा, अभी आज के टाइम में अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगर सही ढंग से अगर आप फाइल करेंगे तो चांसेस है कि आपके पास नोटिसेस वगैरह जो हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। आज तक पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए, अभी रिफंड कौन पाता है, मान लो किसी का टीडीएस कट गया है और वो टीडीएस सरकार के पास जमा है, तो आप वो टीडीएस पाने के लिए क्या करते थे, आप अपनी इनकम को मैनिपुलेट करते थे और कुछ ऐसे कम करते थे कि आपका कोई टैक्स वगैरह नहीं बनता था और जितना भी आपका पैसा टीडीएस का था वो सारा आपका रिफंड आ जाता था। कोशिश कीजिएगा कि जितना आपका जेन्युइन हो इनकम उस हिसाब से आप इसमें काम कीजिएगा, वरना फालतू फालतू में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, कल का ही एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका करीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा उनका टीडीएस कट गया था, ठीक है। अब उनकी जो इनकम थी वो इनकम थी, जब हमने चेक किया वो इनकम थी इनकी करीबन 17 लाख रुपए के आसपास थी उनकी इनकम, ठीक है। लेकिन अब हुआ ये कि जो मार्केट में बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ लोग हैं जो सिर्फ 200 500 हज़ार रुपए में क्या करते हैं, लोगों का आईटीआर फाइल करते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, उन्होंने बस गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा कि कैसे क्या करना है और बस उन्होंने उनका आईटीआर फाइल कर दिया, ठीक है। उनको क्या लगता है कि हाँ भैया हम इनका इनकम बता देंगे 17 लाख रुपए और बता देंगे, हालांकि पहले इस बात तो उसने क्या कि उसने 17 लाख इनकम बताई ही नहीं। वो क्या किया, वो देखा कि भैया अगर हम 5 लाख तक का इनकम अगर रखते हैं तो उसके ऊपर जीरो टैक्स आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, अब क्लाइंट को खुश करना है ना, उन्होंने उनकी इनकम बता दी कि भैया मेरे क्लाइंट का इनकम हुआ है 4,98,000। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर कुछ भी फालतू के व्यूज लाने के लिए या आपको प्लीज करने के लिए नहीं बना रहा, जो एक्चुअल होता आ रहा है मार्केट में वो चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने इनकम बता दिया 4,98,000, जो कि क्या हो गई, लेस देन 5 लैक्स हो गई। तो जिससे इनका टैक्स क्या बना, टैक्स बना जीरो। और इनका ऑलरेडी टैक्स कितना कट चुका था, 2 लाख के आसपास का फिगर था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, रिफंड सेक्शन में दिखाया कि भैया इनका 2 लाख रुपए रिफंड आ जाएगा। ये चीज दिखा के उन्होंने क्लाइंट को खुश कर दिया और क्लाइंट से अपनी फीस चार्ज कर ली। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जब मैंने इसका स्क्रूटनी किया तो उसने क्या किया, उन्होंने जब एक चीज दिखाया अदर सोर्स में, अदर इनकम बोल के उसने दिखा दिया, अदर इनकम 4,98,000 ऐसा फिगर डाल दिया एक फील्ड पे और रिटर्न को सबमिट कर दिया, रिटर्न को सबमिट कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ,
भैया देखिए, यहाँ पर आपको अगर लॉ की नॉलेज नहीं है, लॉ यानी जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट और उसके रूल्स, अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ बस खाली ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी कुछ भी फिगर डाल देंगे तो आपका क्लाइंट दिक्कत में पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं तो किसी किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाएं, एंड वो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसे खुशी खुशी वो फीस दीजिएगा, क्योंकि वो आपका रिटर्न जो है वो सही ढंग से फाइल करेगा, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस साल अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करवाना है तो आपको बेसिक जो डेटा है वो क्या लगता है वो जरा जान लीजिए। कॉमन डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले आपका पैन आपके पास होना चाहिए, आधार, देन आधार लिंक मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका आईटीआर फाइल करते हैं तो वो एक ओटीपी जाता है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर के ऊपर। ठीक है, ओटीपी जाता है आपका आधार लिंक मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये आधार लिंक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपके आधार में मोबाइल नंबर दूसरा है जो कि आप अभी यूज़ नहीं करते हो, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सबसे पहले नियरेस्ट आधार अपडेट सेंटर पे जाइए और आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करवाइए। देन एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लेकर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो कुछ मार्केट में एक गलत प्रैक्टिस चली आई है जिससे क्लाइंट दिक्कत में पड़ जाता है। क्या होता है, मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर अपने क्लाइंट का अगर आईटीआर जब अगर फाइल कर रहे हैं तो उसमें वो जो क्लाइंट का मोबाइल नंबर मांगते हैं और जो क्लाइंट का ईमेल नंबर मांगा जाता है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा, यहाँ पर वो अपना नंबर दे देते हैं। मतलब यहाँ पर वो क्या करते हैं, जहाँ पर उनको क्लाइंट का नंबर और क्लाइंट का ईमेल देना चाहिए था वो चीज़ नहीं देते हैं। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो इस चक्कर में क्लाइंट को आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो जो भी क्लाइंट है, अगर आप अपना आईटीआर फाइल करवा रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका ही मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका ही ईमेल नंबर होना, आपका ही ईमेल आईडी होना चाहिए, एंड मोबाइल भी कौन सा होना चाहिए, आपका आधार लिंक होना चाहिए अपडेट। ठीक है, अगर नहीं है तो आपका जो भी प्रोफेशनल को आज तक अपना रिटर्न फाइलिंग करवा रहे हो उसको बोल के ये चीज़ अपडेट करवा लीजिएगा। जब इसको अपडेट करवाएंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप वो डाल के इसको अप्रूव करा सकते हो, मतलब अपडेट करा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद और आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, देखिए जैसे आपका जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट है, ठीक है, जितने भी आपके जितने भी आपके ऑल एक्टिव बैंक अकाउंट, आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट है, एक्टिव बैंक अकाउंट मतलब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, हम बात कर रहे हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बारे में फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इस 2024-25 में जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं उन सब में जो भी लेन देन हुआ होगा उन सबका स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर आपका रिटर्न फाइल करते हैं तो हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको एक्सेल शीट में हमको प्रोवाइड कराएं, ताकि क्या होता है हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो खैर ये तो दूसरी चीज़ है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो नॉर्मल आप अगर प्रिंट आउट अगर अरेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपका काम किया जा सकता है। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइल करवाने के लिए डिटेल्स ऑफ एनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स परचेज्ड और सेल इफ एनी। अगर आपने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एसेट खरीदा है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक घर खरीदा, मैंने एक जमीन बेच दी, मैंने सोने के कंगन खरीदे, मैंने कोई पुराना एक सोने का हार था वो बेच दिया, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो आप उसकी जानकारी दें, ताकि उसको कंसिडर करते हुए ही आपका प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स कंप्यूट किया जा सके। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर हम ये सारी की सारी चीज़ें अगर बता दें तो हमारा बहुत इनकम आ जाएगा और सरकार तो टैक्स बहुत सारा ले जाएगी। तो देखिए भैया, अगर आप चैन से सोना चाहते हो रात को तो जो आपका एक्चुअल टैक्स बनता है उतना देख के नक्की कर दो। ठीक है, हमारा ये फंडा रहता है कि भैया हमारा जो क्लाइंट है उसका जो टैक्स बन रहा है जो जेन्युइन है उसको दे दो, ताकि भविष्य में उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। टेम्पररी अगर हम आपको कुछ भी गलत सलत करके अगर आपका हम रिफंड दिलवा देते हैं या आपका इनकम कम शो कर देते हैं तो देर इज अ हाई चांसेस कि आज नहीं तो कल झूठ का भांडा फूटेगा, तब आपको तकलीफ होगी। ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस। खैर आगे बढ़ते हैं। देन इसके अलावा अगर आपका कुछ भी कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन इन द सेंस मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड को बेचा, आपने कोई बिल्डिंग बेची, आपने शेयर्स बेचे, आपने म्यूचुअल फंड बेचे, ये सब को बेचने से
या फिर आपने गोल्ड बेचा, ये सब वगैरह अगर आप बेच रहे हो तो इससे आपको जो फायदा हुआ वो फायदा आपका होता है कैपिटल गेन। ये चीज बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन ये चीज आपको देखनी है। उस साल आपने जो भी सेल अगर की होगी जिससे आपको फायदा हुआ होगा उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। अब ये डिटेल कहाँ से निकलेगी? ये डिटेल निकलेगी जैसे हमने लास्ट में लिखा है, डिटेल्स ऑफ टैक्स स्टेटमेंट और कैपिटल गेन स्टेटमेंट। ये आपको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट क्या होता है? आप जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हो वो एक स्पेसिफिक अकाउंट से होता है जिसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। और सिंपल भाषा में अगर समझे तो आज के टाइम में हर किसी के फोन में जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह करता है या म्यूचुअल फंड में उसको खरीदी बिक्री करता है, तो वो लोग कुछ ऐप यूज करते हैं, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो ऐप हो गया। इस तरीके से ऐप अगर आप यूज करते हो तो इन ऐप में ही एक सेगमेंट होता है रिपोर्ट सेगमेंट, वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये टैक्स स्टेटमेंट या कैपिटल गेन स्टेटमेंट ऐसे करके रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। वो वहां से आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपके प्रोफेशनल को जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो। इसके अलावा आपको और क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा आपको इनकम फ्रॉम लॉटरी। अगर पिछले साल आपकी कोई भी लॉटरी निकली है तो उसका डिटेल आपको बताना पड़ेगा। या बहुत सारे ये ड्रीम 11 वाले ऐप हो गए, माई 11 सर्कल, ऑनलाइन बेटिंग वगैरह, ये सब अगर आप कुछ कर रहे हो और इससे अगर आपको फायदा हुआ है कुछ भी, तो उसका आपको डिटेल हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से सही ढंग से इनकम टैक्स कंप्यूट किया जा सके। ठीक है। एंड इसके अलावा हाल फिलहाल ही गवर्नमेंट ने कुछ और इसमें आपसे डिमांड किया है, वो है आपका क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन वगैरह, ऐसे भी बहुत ज़्यादा भी ट्रेंड में है। लोग क्रिप्टो करेंसी में सेल परचेज ट्रेड वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पर फायदा कमा रहे हैं। तो सरकार कहती है कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी अगर सेल परचेज किया है जिससे आपको फायदा हुआ है, तो उसका भी आपको हमको प्रूफ देना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप नहीं बताते हो और ये सरकार को अगर पता है कि आपने इसमें ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं, तो आप फंस सकते हो, मतलब सरकार आपसे इसके ऊपर टैक्स लेगी ही लेगी। तो इट इज बेटर कि भैया जो टैक्स बनता है देके नक्की करो। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भैया मैं कमा रहा हूं तो मुझे सरकार को देना पड़ेगा कुछ पैसा। ठीक है। एंड देन उसके बाद ये तो हो गया हमारे जनरल डॉक्यूमेंट जो ऑलमोस्ट हर किसी को देना पड़ेगा, चाहे आपका सैलरी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो या आपका बिजनेस इनकम हो, कुछ भी हो। ये इतने सारे जो ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेंगे। इसके अलावा अगर आपका सैलरी इनकम है तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा फॉर्म 16 जो कि आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। एंड उसके अलावा 12 मंथ की सैलरी स्लिप्स ये आपको देनी पड़ेगी। ये होगा आपका अप्रैल 24 से मार्च 25, क्योंकि हम इस वीडियो में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको पूरे एक साल का जो सैलरी स्लिप है वो देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा इसमें एक चीज मिस हो गई, वो मैं आपको लिख देता हूँ। आप जो अगर मान लीजिए आप रेंट के घर में रह रहे हैं, आप रेंट का पेमेंट करते हैं, तो जो रेंटल एग्रीमेंट होगा वो रेंटल एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड करना है। प्लस आपका जो लैंडलॉर्ड है उसका आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एचआरए का क्लेम ले रहे हो, तो अगर आप एचआरए का क्लेम ले रहे हो 1 लाख रुपए से ज्यादा का ले रहे हो, तो उस केस में ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो लैंडलॉर्ड है उसका आधार, उसका पैन, ये सब आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये एंश्योर कर सके कि जिसको आप पैसा दे रहे हो भाड़े का, वो अपना इनकम उधर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। अगर आपको एचआरए बहुत बड़ा अमाउंट जा रहे थे, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जो कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है। नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, उनका मंथली रेंट मान के चलो ऑन एन एवरेज 30 to 60,000 पर मंथ वो लोग रेंट देते हैं। तो इतना आप रेंट दे रहे हो, आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा आप रेंट में दे रहे हो, तो इसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और आपने जो पेमेंट किया वो उसकी रसीद होनी चाहिए। एंड एक चीज और इंश्योर कीजिएगा कि आप जो ये रेंट का पेमेंट कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि आप इसको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करें। आपका लैंडलॉर्ड अगर कहता है कि मुझे कैश में दे दो, तो कैश में पेमेंट करना अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप प्रूफ दे सकते हो कि आपने उसको ऑनलाइन में पेमेंट किया है। एंड ये बहुत जरूरी है बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है। अब बहुत जगह क्या होता है, शॉर्टकट में लोग फॉर्म 16 में जितना दिखाया गया होता है उतना ही फिगर बस खाली डाल के आपका केस क्लोज कर देते हैं। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि फॉर्म 16 को आपको टैली करना है आपके 12 मंथ सैलरी स्लिप्स के साथ, कि आपने हर महीना जितना जितना जो कमाया है, जितना आपका डिडक्शन वगैरह हुआ है उसमें, वो सारा का सारा प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन इसके अलावा अगर आपका बिजनेस इनकम है, आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई आप प्रोफेशनल हैं, आपकी कहीं से अगर ऐसे बिजनेस इनकम आ रही है, तो उस चीज़ में आपको क्या देना पड़ेगा? उस चीज़ में आपको सबसे पहले देनी पड़ेगी जीएसटी डिटेल्स। अगर आपके जीएसटी नंबर है, ये कब लगता है बेसिकली, अगर आपका जो टर्नओवर है, आपका जो बिजनेस का टर्नओवर अगर 20 लाख या 40 लाख से अगर ज़्यादा है,
अब ये 20 लाख और 40 लाख की लिमिट कब लगती है, इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। बट ये मान के चलिए अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है एक साल में, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। और वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप लेते हो तो आपको हर महीना या हर क्वार्टरली आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, जब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो जीएसटी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे हम ऑब्टेन करते हैं आपका हर पूरे साल भर का GSTR 1 और 3B, और एनुअल कंप्यूट करते हैं कि एनुअल आपने जीएसटी में कितने का सेल्स किया है, कितने का परचेज किया है, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। देन इसके अलावा आपका अगर बिजनेस है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब। इससे क्या होता है, इससे हमको पता चलता है कि आपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया है, और जिस प्रॉफिट को हम बिजनेस वाले हेड में एज ए इनकम दिखा सकते हैं, और जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा आपका जो स्टॉक रिपोर्ट वगैरह है ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जब हम आपका इनकम टैक्स में जब कंप्यूटेशन करते हैं, आपका बिजनेस इनकम दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमको आपकी एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जहाँ पर हमको बताना पड़ता है कि आपके पास कितना बिजनेस में एसेट्स बचे हैं, बिजनेस के आपके पास स्टॉक कितना बचा है, इन्वेंट्री कितनी है, ये सब वहाँ पर रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो तो आपको ये चीज़ भी देनी पड़ेगी। देन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, और उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं रेगुलर, तो इसको भी बिजनेस कैटेगरी में गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कुछ बिजनेस किया है तो उसका भी आपको हमको स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा, यही अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो ऐप, या जहाँ कहीं भी आप अपना ये मेंटेन करते होंगे वहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। एंड उसके हिसाब से आपको फिर इससे जो भी इनकम हुई उस इनकम के अगेंस्ट में आपका जो भी अगर कुछ खर्चा हुआ होगा उसका डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली ये सब चीज को, इन सब चीज को मतलब कंसिडर करके आपका क्या किया जाता है, आपका जो है कॉम्प्यूटेशन निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। और इसी इनकम के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपका ओल्ड रिजाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा कि न्यू रिजाइम में बेनिफिट मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली इस दोनों के हिसाब से आपका टैक्स निकाला जाता है, एंड जिसमें आपको बेनिफिट है उसको हम ऑप्ट करके आपका जो है वो रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। समझ में आया आपको ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है? फिर से देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पर जो है इतने सारे डेटा मांगा जा रहा है, हो सकता है शायद आपसे कोई ना मांगा हो तो, बट लेकिन एक्चुअल में अगर आप करने जाओगे तो ये इतना आपका डेटा लगता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं मैं कि आपका आईटीआर का जो इस साल का जो इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स है वो क्या है। अगर मान लीजिए नॉन ऑडिट केस है, मतलब आपका आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसमें ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल केस है, तो उस केस में जो 31 जुलाई 2035 है ये हमारी ड्यू डेट है। ठीक है। तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है इसको रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर ऑडिट केस है तो वहां पर आपको सबसे पहले सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, जिसका ड्यू डेट है आपका 30 सितंबर, एंड वहां से फिर एक महीना समय आपको मिलता है आपका आईटीआर फाइल करने के लिए, दैट इज योर 31 अक्टूबर। ठीक है। एंड अगर आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए, नॉन ऑडिट केस वाले या फिर ऑडिट वाले हैं, अगर आप ये 31 अक्टूबर तक फाइल नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा, आपको फिर 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, तो जहां पर आप आईटीआर लेट में फाइल कर सकते हो, जहां पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1000 से लेके 5000 रुपए तक का। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि हम ये 1000 या 5000 अपने बचा लें, और समय रहते ही मतलब 31 जुलाई, और अगर ऑडिट है तो 30 सितंबर के पहले अपना सारा हम सब कुछ काम करवा लें। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एंड इसके अलावा रहा कि चलिए हम ये भी बता देते हैं कि जो रही बात फीस की, क्या फीस कितना क्या चार्ज करते हैं इसके लिए। तो आपको, क्योंकि देखिए हमारा जो फर्म का नाम है वो क्या है, आपका ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। जो करते हैं ट्रू एंड फेयर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम कुछ गलत कुछ कर नहीं रहे तो इसमें हम कुछ छुपाने का है नहीं। तो एक जनरल जो हमारी फीस है वो भी हम यहाँ पर डिस्क्लोज कर देते हैं कि अगर आप हमसे ये काम करवाना चाहते हैं तो ये फीस आपको पड़ेगी। तो फीस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कि अगर आप हमसे फर्स्ट टाइम आप हमसे अगर आईटीआर करवाते हैं तो जिसकी फीस हम रखते हैं 2500। एंड अगर आपके आईटीआर में अगर कुछ कैपिटल गेन का केसेस अगर आता है तो उस केस में 1000 आपका एक्स्ट्रा फीस चार्ज होगा। एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम आपसे लेंगे 2000 पर एनम। ये आपका हमारा फीस स्ट्रक्चर है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर कोई कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आ जाता है तो उस केस में ये फीस वेरी कर सकती है, बट ये हमारी एक जनरल फीस। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स को नोट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है तो ये हमारा डिटेल है, ये हमारा एड्रेस है, नंबर है हमारा 8338833633। एंड यस, ये हमारा एड्रेस है, नया पड़ा गुल बाजार, संबलपुर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत
कुछ सीखने मिला होगा, बहुत कुछ आपकी क्लैरिटी आई होगी। एंड इसके बाद अब अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो देयर इज अ चांसेस कि आपका आईटीआर सही सही हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।